हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस प्लस एकेडमी। मैं हूं सुमित चौधरी और हम पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में जो बुक हम प्रेफर कर रहे हैं और जिसका डिस्कशन हमारा चल रहा है वो है स्पेक्ट्रम की राजीव अहीर द्वारा जो लिखी हुई बुक है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें अभी तक हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। भारत में यूरोपियन का आवागमन, उसके बाद यूरोपियंस की आपस में राइवलरी, उसके बाद कर्नाटिक वॉर, उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी बक्सर, उसके बाद जो एंग्लो मराठा वॉर है, एंग्लो मैसूर वॉर है, उन सभी को हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध या फिर अनेक्सेशन ऑफ सिंध बाय ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सिंध प्रांत कहाँ है। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास ये बुक नहीं है राजीव अहीर की, तो भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो पीपीटीज़ बनाई हैं उसको इतना डिटेल में लिखा है कि आपको यहाँ से नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। आप टेलीग्राम चैनल को लिंक ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको सभी लेसन्स की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो सिंध कहाँ है। ये देखो मैप जो है, ये भारत का उस समय का मैप है 1843 का। और यहाँ पे इस भारत के इस इलाके में ब्रिटेन ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसने अपना रूल है उसको इस्टेब्लिश कर लिया था। ज़्यादातर जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो सभी इनका जो डोमिनेंस है उसको स्वीकार कर चुके थे। यहाँ तक चाहे वो एंग्लो मैसूर वॉर हों, एंग्लो मराठा वॉर हों, ये सभी वॉर ख़त्म हो चुके थे। और ये जो यहाँ के राजा थे बाकी भारत के, ये सब इन्हीं की स्वायत्ता एक तरीके से ब्रिटिश डोमिनेंस स्वीकार कर चुके थे। सब्सिडरी अलायंस के थ्रू या किसी दूसरी ट्रीटीज़ के थ्रू इनके अधीन जा चुके थे। लेकिन बाद में एक प्रांत बच जाता है सिंध, जो आज के समय पाकिस्तान का एक प्रोविंस है। और यही वो प्रांत है जिसकी हमें बात करनी है। इसका अनेक्सेशन ब्रिटिशर्स ने किस तरह से किया और इसमें क्या क्या भूमिकाएं रही, ये सभी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो 19वीं सदी में शुरुआती समय में ही ब्रिटिशर्स ने क्या है अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया सिंध प्रांत में। सिंध से पहले आपको पता है 18वीं शताब्दी में भी इनका इंटरेस्ट तो यहाँ पे था, लेकिन इतना इंटरेस्ट ये शो नहीं कर रहे थे क्योंकि काफ़ी कुछ यहाँ की जो जियोपॉलिटिक्स है वो शांत थी। लेकिन 19वीं शताब्दी के आते आते यहाँ की जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें कुछ उतार चढ़ाव हुए और उनको ही हमें डिस्कस करना है। क्या हुआ, क्या कुछ घटित हुआ, सब चीज़ें देखेंगे। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो अपने जो ट्रेड राइट्स थे, जो इनको अधिकार मिले हुए थे व्यापार करने के, 1630 में मुग़ल बादशाह कौन था, यहाँ पे शाहजहाँ था। और शाहजहाँ ने 1630 में इनको फरमान दिया था। आपको पता है बंगाल में व्यापार करना है, चाहे पूरे भारत में कहीं भी, जहाँ भी शाहजहाँ की टेरिटरी थी वहाँ पे इनको व्यापार करने की छूट मिल गई थी। ठीक है, फरमान जारी किया था। उसी फरमान को लेकर ये पहुंच गए सिंध और इन्होंने कहा कि अब हम अपनी जो फैक्ट्रियां हैं वो सिंध में भी लगाएंगे, क्योंकि सिंध जो है इलाका है ये भी काफ़ी रिच प्रोविंस है। आज भी पाकिस्तान का अगर सबसे रिच प्रोविंस की बात करें तो ये पंजाब और ये सिंध वाला जो हिस्सा है, यही इलाका जो है सबसे रिच है। यहाँ पे खेती भी अच्छी होती है। यहाँ पे जो सबसे अमीर लोग हैं पाकिस्तान के वो इसी इलाके में रहते हैं। ठीक है, तो ये जो इलाका है इसकी बात करनी है। ठीक, और ढंग से डिटेल में देख लीजिए तो ये सिंध इलाका है आज के समय। और पहले यहाँ थोड़ा इलाका और भी आया करता था, जो आज के समय राजस्थान और गुजरात का हिस्सा है, वहाँ भी सिंध फैला हुआ था। कैसे फैला, कैसे क्या क्या चीज़ें रही, यहाँ की पॉलिटिक्स को पहले समझते हैं। सिंध में रूल किसका था। देखो, 18 सेंचुरी जो है, तालपुरा अमीर से पहले का जो समय है, तालपुरा अमीर्स को आगे पढ़ेंगे हम। इससे पहले यहाँ पे हुआ करता था कलोरा चीफ्स का रूल हुआ करता था। कलोरा चीफ एक यहाँ के जो लोग हैं वो इसको रूल करते थे, इस इलाके को। फिर क्या है कि 1758 ये जो समय है बैटल ऑफ प्लासी से एक साल बाद का समय, इस समय क्या होता है, थाटा एक जगह है सिंध प्रांत में ही, यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने अपनी फैक्ट्री लगाई। और किसके थ्रू, वो जो 1630 में इनको फरमान मिला हुआ था उसी का इन्होंने हवाला दे के यहाँ पे फैक्ट्री लगा ली। और उस समय यहाँ का जो वो था चीफ था कलोरा प्रिंस, उसका नाम था गुलाम शाह। अब गुलाम शाह जो था ये व्यक्ति, ये ब्रिटिशर्स को पसंद करता था बाकायदा। ठीक है, तो इसने क्या किया, 1761 में सबसे पहले तो ये जो इनको मिला हुआ था, पहले से फरमान मिला हुआ था, उसको रेटिफाई किया कि भाई 1630 में तुम्हें ट्रेड राइट्स मिले हुए, इसको मैं मानता हूँ, इसको स्वीकार करता हूँ। साथ ही साथ इसने कहा कि दूसरे यूरोपियन पावर जो हैं उनको भी मैं यहाँ से भगा दूंगा, चाहे वो फ्रेंच हों, डच हों, कोई भी लोग हों, यहाँ पे सिर्फ तुम अपनी मोनोपोलिसी चलाओ। ये ब्रिटिशर्स को इतना ज़्यादा पसंद करता था, तो इसने एकदम उनको खुला हाथ दे दिया
कि तुम यहाँ पे आराम से व्यापार करो, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है, तुम्हें बादशाह शाहजहाँ का मिला हुआ है और मैं भी अपनी तरफ से इस चीज़ को रेटिफाई करता हूँ। ठीक है, अच्छा चला, ब्रिटिशर्स को मौज हो गई। लेकिन बाद में समय बदला और ये जो इनका फ्रेंडली दोस्त है ये गुलाम शाह, ये मर गया, समय बदला और 1775 आते आते इनका आगे चल के एक और व्यक्ति, ये भी इन्हीं का कलोरा चीफ्स में से एक व्यक्ति है जिसका नाम है सरफराज खान। सरफराज खान यहाँ का रूलर बनता है और उसने इन ब्रिटिशर्स को यहाँ पे परमिशन नहीं दी। उन्होंने कहा कि निकलो, बस बहुत हो गया, ये मैं किसी फरमान को, किसी रेटिफिकेशन को नहीं मानता और यहाँ से तुम निकलो, अपनी फैक्ट्री को बंद करो। ठीक है, तो ये इनके फ्रेंडली नेचर में नहीं रहा और यहाँ से ब्रिटिशर्स ने ज़्यादा एक बार के लिए विरोध भी किया, लेकिन यहाँ से इनकी चली नहीं, बहुत ज़्यादा जोर भी इन्होंने नहीं लगाया। ठीक है, ये 18वीं शताब्दी की बात चल रही है, लेटर हाफ पीरियड जो है शुरुआत में वहाँ पे चल रहा है। अब क्या होता है, एक नया रूल यहाँ पे इस्टेब्लिश होगा और वो है तालपुरा अमीर्स। तालपुरा अमीर्स क्या हैं? साल 1770 का जो दशक था उस समय बलूच से एक ट्राइब आई। बलूच का इलाका मैं आपको दिखाता हूँ, ये है बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का प्रोविंस है। इस इलाके से कुछ ट्राइबल आए जिनको तालपुरा कहते हैं, वो यहाँ की तरफ शिफ्ट होना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि ये इलाका जो है ये रिच था, यहाँ पे खेती अच्छी होती थी और इन्होंने धीरे धीरे इसकी तरफ वो करना शुरू कर दिया, सेटलमेंट इन्होंने सिंध की तरफ शुरू कर दिया, क्योंकि सिंधु नदी भी थी यहाँ पे, इंडस रिवर जो है वो भी बहती थी, तो इधर ये शिफ्ट होना शुरू हो गए। अब ये क्या है, ये जो बलूच ट्राइब जो तालपुरा जो थे, ये पहले वाले जो ये कलोरा प्रिंस हैं इनसे ज़्यादा योग्य थे। किस टर्म में? ये अच्छे सोल्जर हुआ करते थे, साथ ही साथ ये अडेप्टिबिलिटी इनमें अच्छी थी। ये किसी भी नई जगह जाते थे तो अपने हिसाब से उस जगह में ढल जाते थे और वहाँ पे जाके अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा देते थे। धीरे धीरे इस क्षेत्र में ये पावरफुल बने, पहले ज़मींदारी से शुरू की और धीरे धीरे करके ये खूब पावरफुल हो गए। ठीक है, 1783 आते आते इन तालपुराज ने एक लीडरशिप की, किसकी लीडरशिप में? एक व्यक्ति था जिसका नाम था मीर फात या मीर फतेह जिसको बोलते हैं, तो मीर फात ध्यान रखना। इस व्यक्ति ने इस एरिया से ये जो कलोरा प्रिंसेस हैं, कलोरा चीफ जो है, इनको भगा दिया और खुद यहाँ पे वो रूलर बन गया। देखिए, सिंध का इलाका जो है इसकी जो पॉलिटिक्स है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। इसको समझेंगे कि कौन कब कब आया, तभी आप आगे की चीज़ें जान पाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब आपको वो दुर्रानी एम्पायर याद है, अफ़गानिस्तान वाला, जिसको अहमद शाह दुर्रानी ने इस्टेब्लिश किया था और मराठों पे अटैक भी किया था। आपको 1761 का पानीपत का युद्ध याद होगा, तीसरा। तो वहाँ दुर्रानी का मोनार्क जो है उसने कहा कि ठीक है, फ़तेह खान यहाँ पे बैठा है, मीर फात खान बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंध का जो इलाका है ये इसको चलाएगा, लेकिन शर्त ये रहेगी जो इनका जो कंट्री है, सिंध वाला जो इलाका है, ये इसके चारों भाई मिलकर रूल करेंगे। ये जो मीर फात है, इसके 4 भाई थे, उनका नाम, उनको 4 यार के नाम से वो मशहूर थे काफ़ी, तो 4 यार के नाम से भी जाने जाते हैं। वो कौन है? मीर फात के भाई, और ये सिंध एरिया में रूल करते थे। ठीक है, आगे चल के यही रूल करेंगे क्योंकि मीर फात जो है इसकी डेथ हो जाती है 1800 में, और फिर 4 यार जो हैं इस इलाके को बांट लेते हैं, अपने अपने इलाके को बांट लेते हैं। सिंध अब 4 भागों में बट गया था और ये अपने आप को यहाँ पे अमीर घोषित कर देते हैं, लॉर्ड ऑफ सिंध घोषित कर देते हैं कि अब हम इस इलाके को चलाते हैं, और फिर से इनको बोला जाने लगा अमीर्स। ठीक है, अब अमीर हो गए। ठीक, अब बात आती है फिर ये धीरे धीरे, क्योंकि अच्छे योद्धा तो हैं, अमरकोट को, जोधपुर को, कराची को, इन इलाकों को ये धीरे धीरे जीतना शुरू कर देते हैं। ठीक है, साथ साथ में बुखार और शिकारपुर जो इलाका है अफ़गानों से, वो भी जीतना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो रही हैं। अभी यहाँ की पॉलिटिक्स जो है वो नई नई, इनकी जो राजनीति इनके हाथ में आई है, अमीरों के हाथ में। अभी तक इनके पास सब ठीक ठाक है, अभी ब्रिटिशर्स का ज़्यादा हस्तक्षेप चल नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि उनको भगा दिया है। ये दिख रहा है ना आपको कि ये 1775 में इनकी कंपनी को यहाँ से बंद करके भगा दिया था सरफराज खान ने, और ये इतने सालों तक चुप रहे। ठीक है, फिर साल 18वीं शताब्दी बीत गई, 19वीं शताब्दी आई, और उसके बाद एक चीज़ होती है। वो चीज़ क्या होती है? जब मैंने आपको बताया था, जब हम पढ़ रहे थे एंग्लो मैसूर वॉर, तो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि नेपोलियन के साथ टीपू सुल्तान की अच्छी बनती थी, अच्छी खासी दोस्ती थी, इनके बीच में पत्र व्यवहार भी होता था। तो एक ऐसा बिलीव था, हिस्टोरियन भी उस चीज़ को मानते हैं कि 18वीं शताब्दी के बाद, जब अंतिम समय चल रहा था 18वीं शताब्दी का और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पीक समय चल रहा था, उस समय नेपोलियन ने
इजिप्ट को इन्वेड कर दिया था। इजिप्ट या मिस्र जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, उसको इन्वेड कर दिया था और उसका मकसद ये था कि वो लैंड के रास्ते होते हुए पर्सिया से होता हुआ और अफ़गानिस्तान से होता हुआ भारत को इन्वेड कर देगा और यहाँ से ब्रिटिशर्स की हुकूमत को ख़त्म करके फ्रेंच का यहाँ पे एक तरीके से डोमिनेंस बनाएगा। और उसमें हेल्प करेगा कौन उसकी? टीपू सुल्तान और शाहजमान, जो कि उस समय अफ़गान का रूलर था, अफ़गानिस्तान यानी कि उस समय काबुल का मोनार्क था ये शाहजमान। ठीक है, तो ये मकसद था नेपोलियन का। हालांकि इस मकसद में पास नहीं हो पाया वो, और इजिप्ट का जो इन्वेजन था वही एक बड़ा मिलिट्री क्या बोलते हैं, बड़ा एक तरीके से हार थी उसकी वहाँ पे नेपोलियन की। इसको हम अलग से डिस्कस कभी करेंगे। तो यहाँ पे जब ये चीज़ें हो रही थी, साथ ही साथ आगे मैं आपको बताऊंगा, नेपोलियन ने इस तरह का माहौल बना दिया था कि ब्रिटिशर्स को ये लगने लगा कि हमें किसी भी तरीके से हमारे वेस्टर्न फ्रंट को बचाना है। वेस्टर्न फ्रंट जो भारत का लगता है उसको इन दूसरे यूरोपियन ताकतों से बचाना है, नेपोलियन और रशिया से बचाना है। तो हमें क्या है कि कुछ इलाकों के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, जैसे कि सिंध है, अफ़गानिस्तान है, ठीक है, इन इलाकों को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो साल 1799 में जो लॉर्ड वेलेस्ली हैं, उस समय गवर्नर जनरल हैं, इन्होंने क्या किया, फिर से सिंध के साथ अपने कमर्शियल रिलेशंस को सुधारने की कोशिश की। और इनके पीछे इनके जो कारण थे वो सिर्फ ट्रेड रिलेशन नहीं थे, और बाकी जियोपॉलिटिक्स भी इसमें काफ़ी मैटर करती थी, क्योंकि ये सब बातें इनको भी पता थी लॉर्ड वेलेस्ली को कि नेपोलियन क्या कॉन्स्पिरेसी रच रहा है, टीपू सुल्तान क्या कॉन्स्पिरेसी रच रहा है। हालांकि टीपू सुल्तान को 1799 में फिर मार दिया था इन्होंने, जब बैटल हुई थी, अंतिम लड़ाई हुई थी एंग्लो मैसूर वॉर में, तो टीपू सुल्तान तो यहाँ पे मारा गया। ठीक है, और क्या होता है, अब क्या है कि इन्होंने नेगोशिएशन शुरू कर दिए। फात अली खान जो था, अभी तक मरा नहीं था, ये देखो 1800 में मरा है, मैं पीछे चला गया हूँ, थोड़ा पीछे जाके बात कर रहा हूँ। तो फात अली खान के साथ इन्होंने अपने नेगोशिएशन शुरू कर दिए ब्रिटिशर्स ने। लेकिन ये जो इलाका है, अमीर्स का जो इलाका हुआ करता था, इस इलाके में जो है टीपू सुल्तान को चाहने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा थे, साथ ही साथ शाहजमान को भी लोग चाहते थे, और इस इलाके के जो ट्रेडर्स थे वो भी नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी तरीके से इस क्षेत्र में आए और वो इनके व्यापारिक हितों का हनन करें, जो यहाँ के लोकल व्यापारी हैं। तो सभी की जो ये जो एक तरीके से लोकल ट्रेडर्स और जो बाकी लोगों का जो इन्फ्लुएंस था, उसकी वजह से इनके बीच में कोई निगोशिएशन नहीं हो पाई। और अमीरों और ये जो अमीर थे और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी है, इनके बीच में कोई यहाँ पे ट्रीटी साइन नहीं हो पाई। और 1800 में अमीर्स ने इनको कहा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि आप यहाँ से सिंध को छोड़ के चले जाइए 10 दिन के अंदर अंदर, हमारे यहाँ पे आपको नहीं जगह मिल सकती। ठीक है, हम आपको कोई भी फरमान जारी करके नहीं देंगे, हम आपको कोई ट्रेडिंग राइट नहीं देंगे। ठीक है, ठीक है। और फिर कंपनी यहाँ से अपनी इंसल्ट करा के एक बार इसको जाना पड़ता है। अभी कंपनी का आपको कहीं भी हॉस्टाइल नेचर नहीं दिखता है, कहीं भी वो सिंध के ऊपर अटैक करने के मूड में नहीं लग रहे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कोई भी लॉर्ड वेलेस्ली है, इसने कोई ऐसी थिंकिंग नहीं रखी है कि वो इनको जाके अटैक कर दे। लेकिन पीछे क्या चल रहा है, मैंने क्या कहा था, ये है कौन, ये है नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि फ्रांस के गवर्नर हुआ करते थे, फ्रांस के एक बहुत बड़े मिलिट्री लीडर हुआ करते थे। ये है शाहजमान, जो कि उस समय अफ़गान मोनार्क है, ठीक है, काबुल का। ये है टीपू सुल्तान। ये तीनों लोग मिलके ब्रिटेन के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रच रहे थे कि किसी भी तरीके से ब्रिटेन को भारत में से हराया जाए। ठीक है, ये बात ब्रिटेन जानता था। साथ ही साथ ये व्यक्ति जिसका नाम है अलेक्जेंडर फेस्ट, अलेक्जेंडर फेस्ट जो है रशिया का उस समय राजा हुआ करता था। इन दोनों के बीच में भी एक ट्रीटी साइन हुई थी, उसकी बारे में भी बात करेंगे, ट्रीटी ऑफ टिलसिट। इसी की बात कर लेते हैं पहले। तो ट्रीटीज ऑफ टिलसिट क्यों कहा जाता है, क्योंकि टिलसिट में एक से ज़्यादा ट्रीटीज साइन हुई थी, और एक जो पहली ट्रीटी है वो साइन हुई थी नेपोलियन, और दूसरी तरफ था कौन, अलेक्जेंडर फेस्ट। ये उस समय रशिया का एम्परर हुआ करता था। तो इन दोनों के बीच में जो ट्रीटी साइन हुई, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन यहाँ के हिसाब से सिंध के कॉन्सेप्ट में देखें हम, तो यहाँ पे इनके बीच में एक ट्रीटी साइन हुई, उनमें यही मकसद था कि हम दोनों मिलके, रशिया और फ्रांस मिलके, नेपोलियन और अलेक्जेंडर फेस्ट मिलके इंडिया को इन्वेड करेंगे लैंड के रास्ते, और ब्रिटिशर्स की जो वहाँ पे डोमिनेंस है उसको ख़त्म कर देंगे। और ये चीज़ टिलसिट की जो ट्रीटी हुई, ये बात ब्रिटेन भी जानता था। ब्रिटेन जानता है कि भारतीय राजाओं के साथ मिलके नेपोलियन अलग से एक साठगांठ बना रहा है, और दूसरी तरफ अलेक्जेंडर फेस्ट के साथ भी मिलके ये ट्रीटियाँ साइन कर रहा है कि भारत में किसी भी तरीके से ब्रिटिश की डोमिनेंस है उसको ख़त्म करना है।
हालांकि इन लोगों का मकसद ये नहीं था कि कोई भारत को ये आज़ाद कराने के लिए आ रहे थे, ये फिर कोई ये फरिश्ता बन के आ रहे थे। इनका भी मकसद यही था कि भारत को अपनी कॉलोनी बनाना है। फ्रांस भी एक कॉलोनियल पावर था, ये भी अपना इम्पीरियलिज्म शो कर रहा था, और ब्रिटेन भी अपना इम्पीरियलिज्म के लिए ही लड़ रहा था। ठीक है, तो इन दोनों का मकसद भी भारत को रूल करना ही था, आगे चल के गुलाम बनाना ही था। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ब्रिटेन ने क्या किया, सबसे पहले एक ट्रीटी साइन की इस सिंध प्रांत के साथ। सिंध के जो अमीर हैं, जो अभी तक इनको भाव नहीं दे रहे थे, किसी भी तरीके की इनके बीच में कोई ट्रीटी साइन हो नहीं पा रही थी, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे से ईस्ट इंडिया कंपनी चाह रही थी कि सिंध के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। इसीलिए इन्होंने अपनी तरफ से एक सॉफ्ट ट्रीटी, एक ऐसी दोस्ती वाली ट्रीटी इनके सामने पेश की। और ब्रिटिश चाहता था कि किसी भी तरीके से एक बैरियर, एक तरीके से एक बफर बनाया जाए रशिया और ब्रिटिश इंडिया के बीच में। कैसे, मैप देखिए आप, ये है सिंध, ये है ऊपर ऊपर आएगा रशिया, आपको पता है, ये है सेंट्रल एशिया। इधर से आपको पता है अटैक होंगे, अगर नेपोलियन अटैक करना चाहता है लैंड के रास्ते तो यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया के वेस्टर्न फ्रंट को अगर बचाना है तो बफर जोन या तो सिख अंपायर हो सकता है, या फिर सिख अंपायर और सिंध दोनों ही बफर जोन का काम करना चाहिए ऐसा। तो इनके साथ, सिख अंपायर के साथ अभी इनके रिलेशन ठीक ठाक थे। अभी यहाँ पे राजा रणजीत सिंह हैं, हालांकि बाद में इनके बीच में खटास होगा और सिख वॉर, एंग्लो सिख वॉर भी होंगे, वो अलग मुद्दा है, वो अलग से पढ़ेंगे हम। लेकिन सिंध के साथ अभी तक इनके कोई रिलेशन नहीं बन पा रहे थे। ठीक है, सिंध के साथ इनको रिलेशन बनाने थे, और उसी के लिए एक ट्रीटी साइन की गई जिसको कहते हैं इटरनल फ्रेंडशिप ट्रीटी। ठीक है, इस ट्रीटी में क्या हुआ, उस समय लॉर्ड मिंटो थे, इन्होंने अपने 3 डेलीगेशन भेजे अंडर द अलग अलग लोगों के अधीन। एक था मेटा कैफे, जिसको भेजा गया लाहौर। एफिस नोज जो है काबुल भेजा गया। मेलकॉम को भेजा गया तेहरान। और इसी तरीके से इन डेलीगेट्स को भेजा कि वहाँ पे जाके आप अपने रिलेशन बनाइए, वहाँ पे जो फ्रेंच और रशियन अपना डोमिनेंस बनाएं, वहाँ पे अपनी ट्रीटी साइन करें, उससे पहले यहाँ पे जाइए और उन क्षेत्रों के साथ अपने कुछ रिलेशन बना लीजिए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस। और क्या होता है, सिंध में उस समय जाता है निकोलस स्मिथ जाता है और अमीर्स के साथ एक ट्रीटी साइन करता है, एक डिफेंसिव एग्रीमेंट साइन करता है। इसी को बोलते हैं इटरनल फ्रेंडशिप ट्रीटी। ठीक है, और ये पहली ट्रीटी थी जो कि इनके बीच में साइन हुई थी, अंग्रेज़ों और अमीर्स के बीच में। इसमें पहले ट्रीटी तो कोई हो ही नहीं पाई थी, इनको भगा दिया था 1800 में। ठीक है, और इसमें क्या कहा कि हम दोनों जो हैं एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे के साथ दोस्ती रखेंगे, एक दूसरे के दरबार में फ्रेंड्स एम्बेसडर रखेंगे, अपना एजेंट रखेंगे, एक दूसरे से कोई हॉस्टिलिटी नहीं रखेंगे, किसी तरह की नफरत नहीं रखेंगे, और एक दूसरे को वार्मली वेलकम करेंगे। साथ ही साथ फ्रांस के साथ ये जो सिंध है ये कोई दोस्ती नहीं करेगा। ठीक है, फ्रांस को यहाँ से अपने क्षेत्र से निकालेगा। तो मतलब सिंध को फ्रांस के हाथों जाने से रोकने के लिए ये ट्रीटी इन्होंने साइन की थी, कि कल को ऐसा ना हो जैसे कि शाहजमान जो है काबुल का रूलर, वो चला गया है सिंध के पक्ष में, उसी तरह फ्रांस के पक्ष में, सॉरी। तो ये ऐसा ना हो कि सिंध भी फ्रांस के पक्ष में चला जाए, तो इसलिए ये ट्रीटी साइन हुई। ठीक, उसके बाद क्या होता है, 1832 में एक बड़ी ट्रीटी साइन होती है जिसमें कुछ टर्म्स ज़्यादा होती हैं। अभी तक तो इटरनल फ्रेंडशिप है, इसमें कुछ ज़्यादा टर्म्स हैं नहीं, बस एक नॉर्मल दोस्ती का हाथ बढ़ाया है दोनों ने। ठीक है, साल 1832 विलियम बेंटिंग जो है उस समय के गवर्नर, ये क्या करते हैं, कर्नल पोटिंजर को भेजते हैं सिंध में और कहते हैं कि तुम एक ट्रीटी, नया प्रस्ताव लेके जाओ। और ये प्रस्ताव था, और इस पे ट्रीटी पे हस्ताक्षर भी हुए बाकायदा दोनों के। और इस ट्रीटी में क्या था, सबसे पहले तो पोटिंजर ने ये कहा कि अमीर जो हैं, जो सिंध के जो रूलर हैं अमीर, ये एक फ्री पैसेज देंगे किसको, इंग्लिश ट्रेडर्स को और ट्रेवलर्स को, कि उनके क्षेत्र में जाके व्यापार कर सकें, उनकी जहाज़ों को रोकेंगे नहीं अमीर, और उनको फ्री ऑफ वहाँ पर फ्रीली ट्रेड करने देंगे। हाँ, उनके लिए उनको वो देना पड़ेगा, टैक्स पे करने पड़ेंगे, टैरिफ पे करने पड़ेंगे, लेकिन उनको रोकेंगे नहीं, उनको व्यापार करने की अनुमति वहाँ पे मिलेगी। ठीक है, इंडस रिवर को वो व्यापार के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके की वारशिप एक्टिविटी नहीं होगी। यहाँ पे हम अपनी नेवी को नहीं उतारेंगे, हमारी सेना को नहीं उतारेंगे, इस इंडस रिवर में सिर्फ हम व्यापार करेंगे। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने अपनी तरफ से ही कहा कि कोई भी इंग्लिश मर्चेंट यहाँ पे सेटल नहीं होगा सिंध में। जैसे कि बंगाल में क्या हुआ था, 3000 रुपये में फरमान मिल गया था कि पूरे बंगाल का आप ट्रेड कंट्रोल कर सकते हो और पूरा यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ऐसा सिंध में नहीं होगा।
सिंध का जो इलाका है यहाँ पे ये सिर्फ व्यापार करेंगे और वहाँ पे जाके सेटल नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि ब्रिटिशर्स वहाँ पे जाके अपना घर बसा रहे हैं और वहाँ पे ही रुक गए हैं, वहीं पे सेटलमेंट कर लिया है, ऐसा नहीं होगा। दूसरे ये शर्त थी। तीसरी शर्त ये थी कि टैरिफ रेट्स को भी कम किया जाएगा अमीरों के द्वारा, अगर वो ज़्यादा पाई गई तो। अगर नहीं है तो ठीक है, नहीं रोकना, लेकिन अगर ज़्यादा है टैरिफ्स तो उनको भी आप कम कीजिए, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने कहा अमीर्स को कि जोधपुर के राजा के साथ मिलके जो कच्छ इलाके के रोबर्स हैं, कच्छ की खाड़ी में जो रोबर्स थे जो रोबरी करते थे, वो ब्रिटिशर्स को भी लूटते थे, दूसरे लोगों को भी लूटते थे, उन रोबर्स को हम यहाँ पे क्या करोगे, उनको हराओगे, उनको पुट डाउन करोगे, ठीक है। साथ ही साथ एक तरीके से ये कहा कि ओल्ड ट्रीटीज़ जो है पहले की तरह हम अच्छे दोस्त बन के रहेंगे, एक दूसरे से जेलस नहीं होंगे, एक दूसरे की पावर से ईर्ष्या नहीं रखेंगे, एक दूसरे से नफरत नहीं करेंगे, हॉस्टिलिटी नहीं रखेंगे, ठीक है। ये 1832 की ट्रीटी है, ठीक है। इसमें भी आपको कोई भी हॉस्टाइल नेचर नहीं लगती ब्रिटिशर्स की, ठीक है। लेकिन आगे चल के समय बदलता है और एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड जो है इसका सोचने का नज़रिया अलग था। इसको सिंध की जो लोकेशन है, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसको देखने का नज़रिया अलग है और इसी को कहते हैं फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है। लॉर्ड ऑकलैंड जो है 1836 में गवर्नर जनरल बन के आया भारत में और इसका जो पर्सपेक्टिव था इसको देखने का सिंध को, वो अलग था। ये जानता था कि रशिया कभी भी इन्वेड कर सकता है भारत की तरफ। रशिया ने, अब ये मान लो कि वो तो नेपोलियन बोनापार्ट तो बैकफुट पे चला गया है, वो हम अलग डिस्कस करेंगे। नेपोलियन की पावर अब कम हो गई है, लेकिन रशिया अभी भी इनके लिए थ्रेट बना हुआ था। रशिया ने पर्शिया के साथ भी कुछ ट्रीटीज साइन कर ली थी और पर्शिया में इन्फ्लुएंस अब रशिया का बढ़ गया था। तो लॉर्ड ऑकलैंड चाहता था कि किसी भी तरीके से ये जो सिंध का इलाका है यहाँ को हमें ध्यान में रखना है। और ध्यान क्या रखना है, देखो एक बात देखियो, अगर रशिया ऊपर से इन्वेड करे तो कहाँ से करेगा, या तो इस सिख अंपायर के थ्रू करेगा या इस सिंध से करेगा, ठीक है। दो ही क्षेत्र हैं अगर ब्रिटिश इंडिया के ऊपर अटैक करना है तो सिख अंपायर जो है ये तो पावरफुल है, ये रशिया के इन्वेजन को एक बार के लिए झेल जाएगा। रणजीत सिंह की पावर बहुत अच्छी है, वो अच्छी मिलिट्री के साथ है और इसको अपने कंट्रोल में लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये बफर की तरह काम कर जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ सिंध है, इसके जो अमीर हैं वो इतने पावरफुल नहीं है कि वो रशियन फोर्स का सामना कर पाएँ और वो ब्रिटिशर्स को किसी भी तरह का इस वेस्टर्न फ्रंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें, ऐसा नहीं हो सकता। ये उसको पता था लॉर्ड ऑकलैंड को। तो इसीलिए इसने क्या सोचा कि ये जो सिंध का एरिया है इसको हमारे खुद के कंट्रोल में ले लें तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। साथ ही साथ चाहने को तो ये भी चाह सकते थे कि सिख अंपायर को भी अपने कंट्रोल में ले लें, लेकिन सिख अंपायर को कंट्रोल में लेना अभी तक इनके लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि रणजीत सिंह की सेना जो थी वो काफ़ी पावरफुल थी, एक पावरफुल अंपायर था ये सिख अंपायर। तो अभी तक सिख अंपायर जो है इसको ये बफर मान रहे थे, दूसरी तरफ सिंध को अपना कंट्रोल में लेना चाहते थे। और इसी की वजह से इन्होंने सोचा कि किसी भी तरीके से सिंध को अपने पहले डोमिनेंस में लें, उसके बाद इसको कंट्रोल में लेंगे। किस तरीके से धीरे धीरे इन्होंने पॉलिसीज़ को बनाया, भुना, इस पॉलिसी को, इस कॉन्स्पिरेसी को इन्होंने भुना। कैसे भुना, देखो इनको मौका मिला। रणजीत सिंह ने जब एक अटैक किया, सिंध और रणजीत सिंह की क्या लगती है, बाउंड्री एक दूसरे के साथ लगती है, और इस बाउंड्री पे एक एरिया था जिसका नाम था रोजन। इस एरिया को सिंध से, अमीर से सिखों ने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। रणजीत सिंह ने इसको कैप्चर कर लिया। तो अब क्या मिल गया, मौका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मौका मिल गया। उन्होंने क्या किया, पोटिंजर को वापस उसी ब्रिटिश एजेंट को भेजा यहाँ पे अमीर्स के पास और कहा देखो इस सिख अंपायर ने, रणजीत सिंह ने तुम पे अटैक कर दिया है, ये तो कल को फिर अटैक कर देगा, तुम कैसे बचोगे, तुम्हारी में इतनी ताकत नहीं है कि तुम सिख अंपायर का, रणजीत सिंह का इतना सामना कर पाओ। तो तुम एक काम करो, हमारे साथ संधि साइन कर लो, हम तुम्हें सिख अंपायर से बचाएंगे, ठीक है। तो अमीर चाहते तो नहीं थे कि वो इनके साथ कोई ट्रीटी साइन करें, लेकिन उनकी मजबूरी थी और उन्होंने इनको एक तरीके से मीडिएटर बना लिया। उन्होंने सोचा कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये हमारे बीच में और रणजीत सिंह के बीच में एक मीडिएटर का काम करेंगे, ये हमें रणजीत सिंह से बचाएंगे, ठीक है। और इसी वजह से ये जो सिंध है, सिंध प्रांत है, यहाँ के अमीर ब्रिटिश प्रोटेक्शनरेट में आ गए, यानी कि ब्रिटिश की स्वायत्तता उन्होंने स्वीकार कर ली, उनकी एक तरीके से डोमिनेंस उन्होंने स्वीकार कर ली कि हाँ भाई तुम हमें प्रोटेक्शन दोगे, हम तुम्हारी मिलिट्री को यहाँ पे अलाउ करते हैं कि तुम यहाँ पे रह सकते हो,
मिलिट्री को, सेना को उतार सकते हो हमारे क्षेत्र में, साथ ही साथ हम उसका पैसा भी भरेंगे। तो ये चीज़ें उन्होंने जब एक्सेप्ट कर ली तो यहाँ से क्या होता है, ये जो सिंध प्रांत है इसकी जो स्वायत्तता है, इसकी सॉवरेनिटी है, वो धीरे धीरे नीचे चली जाएगी और ब्रिटिशर्स की डोमिनेंस यहाँ पे बढ़ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से क्या है, आगे क्या होता है देखिए, एक ट्रीटी होती है, त्रिपार्टियल ट्रीटी, त्रिपार्टाइल ट्रीटी, ये 1838 में होती है। सारी डिटेल में इस ट्रीटी को हम बात करेंगे अफगान वॉर के समय, लेकिन अभी ये जान लीजिए कि इस ट्रीटी की एक शर्त थी। ये ट्रीटी किसके बीच में साइन हुई थी? ब्रिटिशर्स थे, राजा रणजीत सिंह थे और शाह शुजा। ये उस समय इसको गवर्नर, इसको एम्परर बनाया था इन्होंने अफगान का। अफगानिस्तान का जनता इसको पसंद नहीं करती थी, लेकिन इसको अफगानिस्तान का रूलर बनाया रणजीत सिंह, उस समय सिख अंपायर के रूलर थे ही, और ब्रिटिशर्स के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई। इनमें रणजीत सिंह को इन्होंने कन्विंस किया कि अगर कल को कोई भी विवाद होता है अमीर और रणजीत सिंह के बीच में, तो उसमें बिचौलिए का काम कौन करेगा? मीडिएटर कौन रहेगा? ब्रिटिशर्स रहेंगे। ठीक है, मीडिएशन का ये काम करेंगे। और दूसरी तरफ ये वादा उन्होंने इन्होंने अमीर से भी कर दिया था, तो एक चीज़ हो गई। दूसरी तरफ इन्होंने कहा, शाह शुजा को कहा कि तुम सिंध को सॉवरन राइट्स दोगे। ठीक है, अभी तक अफगान जो है वो सिंध को सॉवरन राइट्स नहीं देता था, लेकिन शाह शुजा तो इनका पपेट था, उसको काफ़ी सारा पैसा भी देना पड़ा, पैसा भी दिया उसको इसके बदले अमीर्स ने, लेकिन इनको सॉवरन राइट्स मिल गया। अब क्या है, अमीर से ये जब सब करवाया, ये डील जब अमीर्स के लिए करी ब्रिटिशर्स ने, तो अमीर से बहुत सारा पैसा लिया और बहुत सारी टेरिटरी ली बदले में, कि भाई हमने तुम्हारे लिए ये काम किया है, हमने रणजीत सिंह को कन्विंस कर लिया, वो तुम पे अटैक नहीं करेगा, शाह शुजा ने तुम्हें सॉवरन राइट्स दे दिए, तो हमें क्या चाहिए? पैसा और टेरिटरी चाहिए बदले में। और उन्होंने लिया। किस चीज़ के लिए लिया? आगे चल के अफ़गान इन्वेजन, ये सब माइंड में चल रहा था लॉर्ड ऑकलैंड के, कि कल को हमें अफ़गानिस्तान को भी क्या करना है? इन्वेड करना है। अफ़गानिस्तान एक स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है। किसी भी समय की बात आप देख लीजिए, मॉडर्न टाइम की जो हिस्ट्री पढ़ते हैं या फिर आप अफ़गान वॉर पढ़ते हैं, सब जगह आपको पता है कि अफ़गानिस्तान का जो इलाका है, इसको हर कोई कंट्रोल करना चाहता है। चाहे आज के समय यूएसए हो, रशिया हो, यहाँ पे वॉर क्यों होते हैं? क्योंकि ये लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है एशिया के लिए कि यहाँ पे हर कोई कंट्रोल करना चाहता है। इसी की वजह से, और ये लोग क्या चाहते थे कि सिंध के थ्रू हम आगे चल के अफ़गान वॉर लड़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें इनके पक्ष में नहीं हुई अफ़गानिस्तान में, और इन्होंने सिंध का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और यहाँ पे इन्होंने अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया। किसके नाम पे? कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे तुम्हें, इस नाम पे। फिर क्या है, समय बदलता है, सिंध और कमज़ोर हो जाता है, अमीर्स और कमज़ोर हो जाते हैं, और ये सब्सिडरी अलायंस जो है उस पर उसको भी मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। फरवरी 1839। अब सब्सिडरी अलायंस क्या है, इसका वीडियो मैंने पिछला ही वीडियो इसी पे बनाया है। सब्सिडरी अलायंस क्या था कि ब्रिटिश डोमिनेंस को पूरी तरीके से स्वीकार कर लेना, अपनी स्वायत्तता को पूरी तरीके से छोड़ देना ही एक तरीके से सब्सिडरी अलायंस साइन करना है। शिखरपुर और बुखार वाला जो इलाका है, यहाँ पे क्या है, ब्रिटिश ने इनको मजबूर किया कि तुम सब्सिडरी अलायंस को साइन करो। कैसे? सब्सिडरी अलायंस में क्या है कि ब्रिटिशर्स को की जो सेना है वो इनकी सेना हो जाएगी, ये अपनी मर्जी से किसी के साथ कोई संधि साइन नहीं कर सकते, इनकी फॉरेन पॉलिसी और इनकी जो मिलिट्री राइट्स हैं वो पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स के पास चले जाते हैं, और यही थी सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, और ये साइन करने के बाद अमीर जो हैं वो और ज़्यादा कमज़ोर हो गए। अब ये ब्रिटिशर्स को रोक ही नहीं पाते थे कि इनके क्षेत्र में इनकी मिलिट्री क्या कर रही है, इनकी क्षेत्र में इनकी मिलिट्री जो है वो आगे चल के अफ़गान वॉर भी लड़ेगी, लेकिन ये इनको रोक नहीं पाए। ना चाहते हुए भी इनका क्षेत्र जो है इनके लिए इनको इस्तेमाल करने दिया। 3 लाख एनुअली इनको चार्ज भी देना पड़ा कि जो मिलिट्री मेंटेनेंस है, अगर इन्होंने नाम क्या लिया कि हम तुम्हारे फॉरेन इन्वेजन से, सिख अंपायर से तुम्हारी रक्षा करेंगे, और बदले में तुम हमें 3 लाख रुपए दो, और हमारी सेना का क्या है, तुम्हारे क्षेत्र में फ्री ऑफ फ्लो करने दो, घूमने दो उनको। ठीक है, ये चीज़ हुई। फिर है कैपिटुलेशन ऑफ सिंध। अब देखो, आपको पता है फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर जो है वो 1839 से 42 के बीच में लड़ा गया। इसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे डिटेल में, इसके पीछे के बैकग्राउंड को, इसमें क्या क्या चीज़ें हुई, वो सारी इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हमको पढ़ेंगे। तो ये जो वॉर है ये पूरा कहाँ पे लड़ा गया? सिंध में। यहाँ पे पूरा वॉर लड़ा गया। हालांकि अमीर नहीं चाहते थे कि उनके क्षेत्र में ये लड़ाई हो, लेकिन वो उनको रोक भी नहीं सकते थे, उनके पास इतनी पावर भी अब नहीं बची थी, क्योंकि उन्होंने सब्सिडरी अलायंस साइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है,
धीरे धीरे फर्स्ट अफ़गान वॉर जो होता है उसमें ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत बुरी तरीके से। और वो जो चाहते हैं अपने पपेट को वहाँ पे बिठाना और जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे उसको वो सक्सेसफुल वहाँ पे नहीं हो पाते। फर्स्ट अफ़गान वॉर में ब्रिटिशर्स को पूरी सफलता नहीं मिलती है और इनको बहुत ज़्यादा पैसे का भी नुकसान होता है। बहुत ज़्यादा लॉस होने की वजह से ये सारा जो इंतजाम है वो भी अब किस पे डाल देते हैं, इस सिंध पे डाल देते हैं, क्योंकि सिंध कमज़ोर है और जो कमज़ोर है उसका और एक्सप्लॉयटेशन होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से वो और हॉस्टाइलिटी दिखाते हैं, डिसअफेक्शन दिखाते हैं कि तुमने हमारा साथ नहीं दिया। अगर सिंध ने साथ दिया होता, सिंध ने अगर साथ दिया होता तो हम और अच्छे से यहाँ पे सक्सेसफुल हो पाते। तो इनके प्रति इनको जो दिखाना चाहिए था कि भाई रिवॉर्ड देना चाहिए था, थैंकफुल होना चाहिए था ब्रिटिशर्स को कि इन्होंने अपनी ज़मीन को इस्तेमाल करने दिया तुम लोगों को कि अटैक अफ़गान वॉर लड़ने के लिए, ये तो नहीं किया। बाकायदा इनके प्रति और हॉस्टाइल हो गए क्योंकि ये कमज़ोर थे और अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था अफ़गान वॉर में, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, इस इलाके से मजबूर किया गया अमीरों को कि कुछ जो इनके प्रोविंस थे वो दे दिए गए यहाँ पे कंपनी को। कंपनी के जो इलाके हैं, साथ ही साथ इनको कहा कि तुम कॉइन भी नहीं बनाओगे, यहाँ पे सिक्के खुद के नहीं निकालोगे। इनके बहुत सारे जो राइट्स हैं उनको छीन लिया गया। फ्यूल सप्लाई जो है कंपनी के स्टीमर्स के लिए वो लिया गया इनसे। इंडस जो इलाका है वहाँ पे कहा गया कि हमारी मिलिट्री यहाँ पे हमेशा अवेलेबल रहेगी। इस क्षेत्र में एक ऐसा जगह भी दी जाएगी जहाँ पे इनके वॉर इक्विपमेंट्स रखे जाएं। तो एक तरीके से पूरी तरीके से सीज कर लिया इस जो इलाका है सिंध का, इसको इन्होंने ज़बरदस्ती अनेक्स कर लिया, ठीक है, क्योंकि अमीर जो है वो कमज़ोर हो गए थे। समय के साथ साथ जब वॉर ऑफ सक्सेशंस लड़े गए इन अमीरों के बीच में, आगे चल के इनमें डिस्प्यूट हुए, तो उन्होंने भी इंग्लिश ने इंटरवेन किया। पहले क्या किया था, पहले जब डिसाइड हुआ था 1836-37 में, उस समय क्या हुआ था 1828 में कि हम एक दूसरे के जो इंटरनल इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, इंटरनल जो भी चीज़ें चल रही हैं, पॉलिटिक्स चल रही है, उसमें इंटरवीन नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने किया। इस समय आ गया था चार्ल्स नेपियर, उसने इंटरवीन किया और फिर धीरे धीरे कुछ ही समय में इस जो इलाके को पूरी तरीके से सिंध इलाके को कैप्चर कर लिया। और 1843 में गवर्नर जनरल जो है एलिपनोबोर्ग, ये जो है इन्होंने सिंध को ब्रिटिश एम्पायर में मिला दिया और सबसे पहले चार्ल्स नेपियर को वहाँ का गवर्नर बना दिया। तो इससे पहले ब्रिटिश की कॉलोनी नहीं था ये जो क्या बोलते हैं, ब्रिटिशर्स के डायरेक्टली रूल में नहीं आता था सिंध, लेकिन बाद में चल के आगे चल के ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन गया, ठीक है। अब बात आते हैं क्रिटिसिज्म की कि इसका क्रिटिसिज्म लोग इतिहासकार किस तरह से करते हैं कि जो सिंध का कॉन्क्वेस्ट हुआ वो बहुत ही बुरी तरीके से गलत था। वो मॉरली अगर देखें तो उसको किसी भी तरीके से ब्रिटिशर्स जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो अनेक्सेशन है वो डेलिबरेटली मैन्युफैक्चर्ड कॉन्क्वेस्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि अमीर तो किसी तरीके का रिलेशन चाहते ही नहीं थे इनसे, न तो वो इनके पास कोई ट्रीटी साइन करवाने के लिए आए, वो न कभी इनके प्रति हॉस्टाइल हुए, कभी ना उन्होंने इन पर अटैक किया। इन्होंने ज़बरदस्ती उनके साथ जाके रिलेशन बनाए, उनको मजबूर किया चीज़ों के लिए, उनको डर दिखाया। रणजीत सिंह का और उनके साथ सब्सिडरी अलायंस साइन किया, सारी चीज़ें इन्होंने डेलिबरेटली किया और इनका यूज़ किया अफ़गान वॉर में यूज़ करने के लिए, इनको बफर जोन बनाने के लिए, रशियन इन्वेजन से बचाने के लिए इन्होंने सिंध का यूज़ किया। यूज़ करने के बाद इन्हीं को जीत लिया। तो ये क्या था, ज़बरदस्ती का मैन्युफैक्चर्ड किया हुआ एनेक्सेशन था। इसके जो कॉज थे इसके पीछे के, उनको भी इन्होंने खुद ही मैन्युफैक्चर किया, ठीक है। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि अफ़गान के हाथों जो इनको नुकसान हुआ था, इनकी प्रेस्टीज को इतना जो धक्का लगा था, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो चाहते थे वैसा हुआ नहीं था। क्या चाहते थे वो अफ़गान वॉर में पढ़ेंगे हम डिटेल में कि अफ़गानिस्तान में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये काफ़ी बैकफुट पे चली गई थी। इसकी वजह से इसको कंपनसेट करने के लिए, इस प्रेस्टीज को बचाने के लिए ज़बरदस्ती एक कमज़ोर जो क्षेत्र था सिंध, उसको इन्होंने अनेक्स कर लिया कि भाई अफ़गानिस्तान में नहीं चली तो हम जाके क्या करेंगे, सिंध को अनेक्स कर लेंगे, ठीक है। इनके खुद चार्ल्स नेपियर जो गवर्नर बने थे उस समय, उसने क्या कहा है, वी हैव नो राइट टू सीज सिंध, हमारे पास कोई अधिकार नहीं था सिंध को सीज करने का, लेकिन फिर भी हमने किया और वो हमारे लिए यूज़फुल भी था। हालांकि ये जो पीस ऑफ रास्किलिटी है इसको हम कभी डिफेंड कर नहीं पाएंगे, है ना। साथ ही साथ कहते हैं कि टू रिमूव सच ब्रूटल टायरेंट इन क्या बोलते हैं, इन डिक्टेटर्स को यहाँ से हटाना, इन अमीरों को यहाँ से हटाना इंग्लैंड की ग्रेटनेस के लिए वर्दी था। क्योंकि इंग्लैंड को अगर रशियन इन्वेजन से बचाना था तो ये हमारे लिए कुछ नहीं थे,
ये एक तरीके से चींटी मकोड़े थे, इनको मार देना हमारे लिए कोई नुकसानदायी नहीं है और इसलिए इसको हम कोई इनजस्टिस नहीं मानते। ये चार्ल्स नेपियर का मानना है। लेकिन इन्हीं के डिप्टी रहे एक व्यक्ति थे जेम्स और ट्रम्प, इन्होंने कहा कि आई एम सिक ऑफ योर पॉलिसीज़, ये जो तुम्हारी पॉलिसीज़ हैं इनसे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, जो तुमने किया है वो सही नहीं है, वो बेस्ट नहीं है। लेकिन एक बात पता है कि जो होता है, जो द शॉर्टेस्ट दैट इज़ अ स्वॉर्ड, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बेसिकली यही है कि जिसके पास ताकत है वो किसी को जीत सकता है। और इस समय इंग्लैंड के पास ताकत थी तो उन्होंने जीत लिया सिंध को। हालांकि इसको कभी भी इंग्लैंड अगर मॉरली कभी डिफेंड नहीं कर पाएगा। जैसे कि जब बंगाल को जीता था, जब बैटल ऑफ प्लासी किया था, तो इन्होंने कहा था कि हमारे ब्लैक होल थ्योरी दी थी, ब्लैक होल ट्रेजेडी का नाम देके इन्होंने अटैक कर दिया था। कभी कुछ रीज़न दिए थे कि हमें व्यापार नहीं करने दे रहे। लेकिन सिंध का जो ये कॉन्क्वेस्ट है, एनेक्सेशन है, इसको ये कभी डिफेंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ डाउट्स भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।